ओके सो फाइनली हम लोग क्या करने वाले हैं, आज नाइन्थ क्लास का एक लेक्चर लेकर के आए हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, नाइन्थ क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर पहली बार उनको ये वीडियो मिल रहा है या चैनल पे ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि पहली बार आया है, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को हेल्प करिएगा, बस इतना ही हमको कहना है। उसके बाद में नाइन्थ क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका ये जो चैप्टर होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इसको हम लोग बहुत शॉर्ट में निपटाने वाले हैं। शॉर्ट का मतलब ये है कि टॉपिक शॉर्ट नहीं होगा, टाइम शॉर्ट होगा सिर्फ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब ये है कि जो हम लोगों ने एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा था उसमें हम लोगों ने एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था। लेकिन अब हम इस चैप्टर में एटम के अंदर की जो कंडीशन होती है ना, जैसे कि कोई बिल्डिंग बनी हो उसके अंदर के जो पोर्शन होता है कि भाई बेडरूम कहाँ है, इस तरीके से दुनिया हो रही, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो है हम लोग इसमें जानेंगे भाई, ठीक है। तो जो एटम होते हैं वो काफ़ी टीनी पार्टिकल्स होते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ के आए। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या थी, डाल्टन ने क्या कहा था कि भाई एटम्स आर वेरी टिनी पार्टिकल्स, दीज आर इंडिविजुअल इंडेस्ट्रक्टिबल वगैरह वगैरह बताया था। और एटम्स जो होते हैं नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हमको उसमें बताई थी, मुझे कुछ ऐसा याद है, शायद आप लोगों को भी याद होगा, ठीक है। उसके बाद नाइन्थ क्लास के जितने भी बच्चे देखेंगे यहाँ पे, जितने भी बच्चे यहाँ पे वीडियो देखेंगे वो सारे के सारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो जो है कैसा लगा आपको, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले तो जो एटम होता है किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है वो क्या होता है, आइडेंटिकल होते हैं। जैसे कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सारे क्या एलिमेंट है। तो इन सभी एलिमेंट्स के एटम्स अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं, उनकी अलग अलग आइडेंटिटीज होती हैं। तो ये सब सारी प्रॉपर्टीज उनकी अलग अलग होती हैं। तो एटम्स अलग अलग होते हैं, लेकिन उन सभी एटम्स को कंबाइंडली अगर देखा जाएगा तो सिमिलर होते हैं, बाकी उनकी इंटरनल प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होती हैं, ठीक है। तो जो एटम होता है वो मोस्टली पहले ऐसा दिखता है, मतलब एटम एक स्फेरिकल होता है, ऐसा बताया गया था। डाल्टन थ्योरी में बताया कि एटम जो ना स्फेरिकल होता है और काफी टिनी पार्टिकल होता है, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि एटम के बारे में कुछ जानकारी हम लोग लेंगे, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग से सबसे पहले चलते हैं कि भाई एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। पहली बात तो एटम थ्री टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और भी होते हैं, है ना। उसमें मेजॉन भी होता है, पॉजिट्रॉन भी होता है, न्यूट्रिनो भी होता है, एंटी न्यूट्रिनो भी होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको तीन ही मेजर पार्टिकल याद रखने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्योंकि इसके अलावा आपको कुछ आता नहीं होगा इसमें नाइन्थ में, ठीक है। तो ये है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन थ्री टाइप के होते हैं। तो ये जो होते हैं हमारे चार्ज पार्टिकल होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स थ्री टाइप के, वैसे तो टू ही टाइप के होते हैं, तीसरा वाला न्यूट्रल होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारे क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जबकि न्यूट्रॉन जो होता है वो हमारा न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ठीक है। तो तीन पार्टिकल होते हैं। तो हमको ये चीज़ पता चल गई है। उसके बाद में हमको क्या करना है, अब इनके बारे में वन बाय वन धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन का पता कैसे चला। इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही टिनी पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा जो मतलब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इसमें एक वैक्यूम ट्यूब होती है और उस वैक्यूम ट्यूब में क्या करते हैं, कैथोड और एनोड दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं हाई वोल्टेज डीसी करंट से, ठीक है। यानी कि एक ट्यूब है, सपोज एक कोई ट्यूब है और उस ट्यूब में सारी हवा निकाल दी गई है। हवा का मतलब समझ गए तुम, हवा का मतलब होता है कि वहाँ की सारी एयर निकाल दी गई है इस पंप से, ठीक है। डायग्राम अच्छा नहीं बना है बट उस आपको उसमें टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, हाई वोल्टेज करंट का सोर्स लगा देना है और यहाँ से आपको दो प्लेट जोड़ देनी है, ठीक है। एक प्लेट इधर जोड़ देनी है, इस वाले टर्मिनल को पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, ये वाला हमको क्या कह देना है, कैथोड कह देना, नेगेटिव होता है। और ये वाला टर्मिनल हमको एनोड बोल देना, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में इसमें जब हाई वोल्टेज अंदर की सारी एयर को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। मतलब कि वैक्यूम का मतलब क्या होता है कि ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे कोई भी एयर की प्रेजेंस नहीं होती, उसको वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जब हाई वोल्टेज डीसी करंट पास करते हैं, अंदर हम कुछ इनर्ट गैस का एनवायरनमेंट फिल कर सकते हैं, जिससे कि जो पार्टिकल्स हैं उनको मूवमेंट करने में थोड़ा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं तो यहाँ से ऐसा देखा गया, ये डिस्कवरी अच्छा की किसने थी, तो
थॉमसन, जे थॉमसन का नाम आता है इसमें, ठीक है। तो थॉमसन का नाम सुना ही होगा सभी ने, जे थॉमसन का नाम आता है। और ये जो थॉमसन ने डिस्कवरी की थी वो ऑलमोस्ट 1894 में है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय द थॉमसन इन 1894 अप्रॉक्सीमेटली। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट क्या होता है कि इन अ वैक्यूम ट्यूब, ग्लास ट्यूब होती है ये, ठीक है। ये कैसे होती है, ग्लास की वेसल होती है, एक ग्लास वैक्यूम ट्यूब है ये, ग्लास वैक्यूम ट्यूब। तो ग्लास की वैक्यूम ट्यूब होती है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो होता है हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं। हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं तो वैसे ही देखते हैं कि भाई इसके सामने से दिखेगा तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ से कुछ रेज निकल करके सीधे स्ट्रेट लाइन जा रही हैं, ठीक है, इस वाले डायरेक्शन में, कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है। तो कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज जा रही हैं, और इसके पीछे जो है ना, ये जो एनोड की पीछे की दीवार होती है, यहाँ पे एक पेस्ट लगाया जाता है, ठीक है। इस पेस्ट को हम लोग बोलते हैं फास्फोरिलेटिंग मटेरियल, ठीक है, फास्फोरिलेटिंग, जैसे फास्फोरेसेंस एक प्रोसेस होती है फिजिक्स में, तो फास्फोरिलेटिंग मटेरियल लगाया गया था, ठीक है। तो ये फास्फोरिलेटिंग मटेरियल जो होता है वो जिंक सल्फाइड होता है, मोस्टली जिंक सल्फाइड भी हो सकता है, कुनेन भी हो सकता है, कई सारी चीज़ें होती हैं फास्फोरिलेटिंग मटेरियल में। तो यहाँ पे हमने जिंक सल्फाइड का यूज़ किया है मान लो। तो ऐसा देखा गया कि जैसे ही यहाँ से कुछ इनविजिबल पार्टिकल्स यहाँ से आते हैं तो पीछे की तरफ जो लेयर लगाई गई है वो चमकती है। जब इससे कोई पार्टिकल टकराएगा तो ये लेयर क्या करती है, चमकने लगती है, ठीक है। तो जब ये चमकने लगती है तो ऐसा पता चला कि यार कोई चीज़ ऐसी है, चार्ज पार्टिकल, जो इस पे आकर क्या हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है। इससे ये पता चला कि कुछ रेज सामने से आ रही है कैथोड की तरफ से, जो इस पे टकरा रही है। इन कैथोड की रेज को, मतलब कैथोड से निकलने वाली जो रेज है उनको कैथोड रेज बोला। और उसके बाद इन्होंने जो कैथोड रेज हैं, ऐसा पाया कि भाई जो कैथोड रेज हैं वो की एक बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, ये जो कैथोड रे होती हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हैं और इन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को जिनसे कैथोड रे बनी है इनको ही इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का मतलब, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तो इस तरीके से कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके बाद में हमको क्या करना है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन की, मतलब ये सब बारे में जब पता चल गया उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है तो कितना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया नहीं। आप सोचो कि हम भी एक इलेक्ट्रॉन को हाथ में उठाएंगे और देखेंगे कितने किलोग्राम या कितने ग्राम का होगा, तो नहीं पता चलेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज वेरी टिनी पार्टिकल, इट इज इनविजिबल, ओके, यू कांट कैच अप ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है, ठीक है। जबकि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है तुम्हारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, वो भी माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 1.6 × 1.6 होता है, सॉरी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इतना चार्ज होता है और इतना मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का। ये सब चीज़ें किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। कैसे पता चला, इस ट्यूब में उन्होंने हाई वोल्टेज डीसी करंट पास किया, तब जाके देखा कि भाई यहाँ से कुछ रेज निकल रही है और जाके यहाँ पे टकरा रही है, इससे पता चला कि भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से पता चला। उसके बाद में न्यूट्रॉन आता है, उसके बाद में प्रोटॉन चलते हैं, ठीक है। प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन वाले में यही करना है आपको, क्या करना है, प्रोटॉन मिटा लेना है। यहाँ पे ये थॉमसन हटाओ, थॉमसन को हटाओ भाई, थॉमसन का काम हो गया। उसके बाद में इनको भी हटाओ, इनको भी हटाओ। यहाँ से हमको क्या करना है, अपने डायग्राम में थोड़ा बहुत सुधार करना है। अब क्योंकि एक साइंटिस्ट ने एक डिस्कवरी कर दी तो दूसरे साइंटिस्ट के दिमाग में खलबली मच जाती है कि यार इसने कुछ कर दिया तो मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा, है ना। ये वही हाल होता है जैसे कि रिश्तेदार में किसी की कुछ कोई बड़ा कर दे तो उसके रिश्तेदार बोलते हैं कि यार इसने क्या, मैं भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई ये कैथोड है, तो कैथोड होता है तुम्हारा नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी बता दिया इसमें। तो इन्होंने क्या किया कि अब ये जो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी में क्या था कि ये जो प्रोटॉन की डिस्कवरी, इसमें वही ट्यूब यूज़ की गई, इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ की गई, कैथोड एनोड का यूज़ किया गया और वही हाई वोल्टेज डीसी करंट पास किया। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो आपका बोलते हैं, जो कैथोड की तरफ लगा हुआ था, कैथोड के सामने लगा हुआ था ना जिंक सल्फाइड का पेस्ट,
वो अब एनोड के सामने, एनोड के पीछे वाली वॉल पे जिंक सल्फाइड का पेस्ट लगा दिया गया। इससे पता चला, इनके दिमाग में एक आइडिया था कि अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होते होंगे। ठीक है, ऐसा आइडिया इनके पास आया, दिमाग बढ़िया चला इनका। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के यहाँ पे ये हमको गोल्डस्टीन ने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। आपको मैं बता दूं, गोल्डस्टीन जो थे उनके दिमाग में ये आइडिया आया था, तो गोल्डस्टीन ने ये एक्सपेरिमेंट पूरा शुरू किया। यही पूरा सेटअप था। इन्होंने देखा कि भाई ये जो रेज हैं वो कैथोड से ना निकल के, है ना, कैथोड से तो रे निकल रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि सर कैथोड से भी तो रे निकल रही होंगी, बिल्कुल निकल रही होंगी, लेकिन इन्होंने देखा, इन्होंने तो पता करना था ना कि एनोड से कोई रे निकल रही नहीं निकल रही, कैथोड से तो निकल ही रही होगी क्योंकि वो तो डिस्कवर हो ही चुका है ऑलरेडी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि भाई हम इसके पीछे लगाएंगे, तो इन्होंने देखा कि भाई इसकी तरफ से भी कुछ रेज जो है आ रही है, लेकिन इसमें जो कैथोड था वो कैसा था, होल्ड कैथोड था, मतलब कि कॉर्क्ड कैथोड था, मतलब कि हर एक कैथोड में छोटे छोटे छेद थे। ठीक है, तो कॉर्क्ड कैथोड का यूज किया, जिसके कैथोड में छोटे छोटे छेद होते हैं उसको कॉर्क्ड कैथोड बोलते हैं। ठीक है, तो कॉर्क्ड कैथोड था, उसका यूज किया और इसमें जिंक सल्फाइड की लेयर यहाँ पे लगी थी। ठीक है, तो जैसे ही एनोड से कुछ पार्टिकल निकलेंगे तो जाकर के कैथोड की वाली, कैथोड के पीछे की जो रेज है उस पर जाके टकराएंगे, तो जैसे ही वो स्ट्राइक करेंगे उस पर क्या होगी, एक चमक जनरेट होगी। ठीक है, यानी कि ग्लो जनरेट होगा। जैसे ही ग्लो जनरेट होगा तो उससे क्या होता है कि जो ग्लो जनरेट होगा उससे ये पता चलेगा कि भाई यहाँ से कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं, और आने के बाद ये स्ट्राइक होकर के यहाँ पे हमें ग्लो जनरेट हो रहा है। इससे ये पता चला कि भाई यहाँ से भी, यानी कि जो एनोड है यहाँ से भी कुछ पार्टिकल्स जो है रिमूव हो रहे हैं, यानी निकल रहे हैं बाहर। तो इन जो पार्टिकल, यानी ये जो रेज हैं जो एनोड से कैथोड की तरफ जाती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एनोड रेज। ठीक है, एनोड रेज। ठीक, बढ़िया बात। ठीक है, मतलब आपको थ्योरी में यही सब लिखना है कि एक्सपेरिमेंट किसमें होता है, वैक्यूम ट्यूब में होता है, 2 कैथोड एनोड 2 लगाने होते हैं, इसमें हाई वोल्टेज डीसी करंट का यूज करते हैं। किसने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, गोल्डस्टीन ने। कब शुरू किया था, ये शुरू किया था आपका 1900 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो 1900 के अप्रॉक्स का मतलब जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। उसके बाद में यहाँ तक तो ये पहुंच गया था कि एनोड रेज होती हैं, लेकिन इसके बाद जो है इनका ये एक्सपेरिमेंट ये आगे प्रूफ नहीं कर पाए, और यहाँ पे एंट्री होती है रदरफोर्ड की। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने क्या किया कि ये जो एनोड रेज हैं, इन्होंने आइडिया लगाया कि जैसे कैथोड रेज जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, वैसे एनोड रेज भी हो सकता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हूँ। तो उन्होंने सही आइडिया लगाया। तो उन्होंने देखा कि भाई एनोड रेज में भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इनको उन्होंने नाम दिया प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने, जबकि एक्सपेरिमेंट शुरू किया था गोल्डस्टीन ने। ठीक है, तो इस तरीके से जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड को कहा जाता है फादर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन कभी भी डिस्कवरी कही जाती है तो भाई इसमें गोल्डस्टीन का नाम नहीं आता, इसमें रदरफोर्ड का नाम आता है, क्योंकि भाई लास्ट में जो निपटाएगा वही लेके जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में क्या है कि ये रदरफोर्ड का चलो ठीक है सिस्टम हो गया। उसके बाद में ये देखा कि भाई एक जो इन पे चार्ज होता है, इन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि जो प्रोटॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इन पे जो चार्ज होता है पॉजिटिव का उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है। इनका जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है, लेकिन कौन सा, प्लस का, इनके ऊपर प्लस का चार्ज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने भाई देखा कि भाई प्रोटॉन के साथ में, मतलब इलेक्ट्रॉन के बाद में प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हो गई। तो डिस्कवरी के बाद आप हमें एक सर्च करके, वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि भाई एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, लेकिन आपको अगर नहीं पता है तो आप सर्च करिएगा और आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा कि एक प्रोटॉन का मास कितना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बराबर तो नहीं होता है, ये आपका काम है, आप कमेंट बॉक्स में करके कमेंट करिएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग चलते हैं न्यूट्रॉन के ऊपर। ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं। ये कैसे बनते हैं, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन इज अ थर्ड टाइप ऑफ पार्टिकल विच इज न्यूट्रल इन नेचर, मतलब इनके ना पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक ने की थी। कैसे की थी, इन्होंने क्या किया था कि भाई साइंटिस्ट के दिमाग में कीड़ा होता है तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इन्होंने जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उनसे अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। उन अल्फा पार्टिकल को इन्होंने हैवी एटम्स पे जब डाला, तो जब हैवी एटम्स पे अल्फा पार्टिकल की बॉम्बरिंग करते हैं तो इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं जिन पे ना तो नेगेटिव चार्ज है ना ही पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है। इनको इन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल के लिए। तो यहाँ पे चैडविक का नेम आता है, और ये चैडविक ने कारनामा किया था
आपका न्यूट्रॉन वाला 1932 में, ठीक है, यानी डिस्कवरी जो है 1932 में की थी। तो इन्होंने जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, ये एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, ठीक है, अल्फा रेज यहाँ से निकलेंगी, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स है इन्होंने किसी हैवी एटम पे, हैवी एटम का मतलब क्या कि एक कमरे के बराबर एटम होगा, नहीं, हैवी एटम का मतलब होता है कि ऐसा एटम जिसमें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो अनबैलेंस्ड होता है, ठीक है, मतलब उस पर अगर थोड़ी बहुत एनर्जी डालोगे तो वो ब्लास्ट कर जाएगा, ऐसा जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं, प्लूटोनियम हो गया, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो अनबैलेंस्ड होते हैं, और ये हैवी एटम्स पे अगर हम अल्फा पार्टिकल डालते हैं तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी की वजह से वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो वो ब्रेक हो जाता है इस तरीके से, उनकी जो ब्रेकिंग होती है, तो ब्रेकिंग की वजह से वो अल्फा पार्टिकल दो, मतलब ये जो भारी एटम होता है, ये जो हैवी एटम होता है, जो भी हैवी एटम्स होते हैं वो अल्फा पार्टिकल की बॉम्बिंग करने से दो छोटे छोटे एटम्स में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये एक छोटा एटम है, ठीक है, उसके बाद में ये एक छोटा एटम है, ठीक है। तो हैवी एटम्स जो होते हैं छोटे छोटे एटम्स में ब्रेक हो जाते हैं। इसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज़ करते हैं, जैसे कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, जो एटम बम बनाना हो ये सब, या न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर आपके जो हाइड्रो न्यूक्लियर प्लांट होते हैं, जैसे कि एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं ना, न्यूक्लियर प्लांट बोलते हैं उसे। तो उन सभी में इन ही रिएक्शंस का यूज़ किया जाता है। इसमें अल्फा पार्टिकल डाला जाता है, भारी एटम को छोटे छोटे एटम्स में ब्रेक किया जाता है, और इससे देखा गया कि भाई कुछ न्यूट्रल पार्टिकल निकलना है। इन न्यूट्रल पार्टिकल को 0 और 1 से रिप्रेजेंट किया गया है, इनको न्यूट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। और प्रोटॉन का मास, मैंने आपसे पूछा है कि भाई प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो कमेंट बॉक्स में जाके आपको कमेंट करना है कितना होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो आपका है, उसके बाद में हमको पढ़ना है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में कि भाई न्यूक्लियस, अब जब एटम पे इतनी सारी डिस्कवरी हो ही रही तो फिर न्यूक्लियस के पीछे रह जाएगा। तो रदरफोर्ड के दिमाग में और भी थोड़ा बहुत चल रहा था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम थोड़ा और अभी डिस्कवरी कर सकते हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने बताया कि रदरफोर्ड जो है, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी इन्होंने क्या किया कि एक गोल्ड फॉइल का यूज़ किया, ठीक है। तो गोल्ड फॉइल का इन्होंने यूज़ किया और अल्फा पार्टिकल के सोर्स से, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल का सोर्स हमें, अल्फा पार्टिकल कहाँ से मिलेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। तो ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है ना, ये सारे रेडियो एक्टिव, रेडियम है, ये सारे रेडियो एक्टिव होते हैं एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हमने क्या किया, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की बॉम्बिंग की। तो जब अल्फा पार्टिकल्स पास किए इन्होंने, मतलब अल्फा पार्टिकल जब इन्होंने पास किए, तो यार देखा कि ये जो अल्फा पार्टिकल है वो स्कैटर हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, स्कैटर हो रहे हैं, सामने भी जा रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे निकल रहे हैं, ठीक है, ये कुछ सिस्टम इसमें हो रहा है। और ये क्या है हमारा गोल्ड फॉइल, ठीक है। तो गोल्ड फॉइल का इन्होंने जब यूज़ किया तो इन्होंने देखा कि भाई अल्फा पार्टिकल्स जो है स्कैटर हो रहे हैं। अब इसका इन्होंने रीज़न क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये बात सही है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पे पड़ते हैं तो उसमें से कुछ बिखर जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा इन्होंने आइडिया लगाया कि भाई कहीं ना कहीं गोल्ड फॉइल के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब अल्फा पार्टिकल डालते हैं तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ पे स्कैटरिंग होगी, और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा वहाँ पे स्कैटरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इससे यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया कि भाई कहीं ना कहीं एटम में जो है ऐसा देखा गया कि अल्फा पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, ठीक है, या अल्फा रेज कह सकते हो आप, ये अल्फा रेज हैं, ये जहाँ से न्यूक्लियस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा वहाँ से तो ये सिंपली पास हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बहुत यहाँ पे फील होगा तो ये स्कैटरिंग हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे, आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा हमें ऊपर बनाना है, तो यहाँ पे देखा कि ये बेंड हो रहा है, स्कैटरिंग हो रही है। ऐसे ही अगर मान लो कि बिल्कुल मिडल में पड़ेगा तो ये वापस हो जाएगा, बिल्कुल अब अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखा कि एटम्स में, मतलब कि गोल्ड फॉइल में स्कैटरिंग इसी वजह से हो रही है कि पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं गोल्ड फॉइल में प्रेजेंट है। तो ऐसा देखा गया कि कोई भी जो एटम होता है उसमें बीच में
पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड होता है, जिसको इन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, इन्होंने ये बताया। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ कि भाई न्यूक्लियस जो होता है किसी एटम में सेंटर में प्रेजेंट होता है, जहाँ से स्कैटरिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज इसीलिए होता है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए ओवरऑल जो चार्ज रहेगा न्यूक्लियस में वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, इन्हीं को कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है कि जो चीज़ न्यूक्लियस के अंदर रहती हो, तो न्यूक्लियस के अंदर कौन सी चीज़ें रहती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी। उसके बाद में ये हमारा हैंकी हो चुका है बहुत गंदा, लेकिन ये अब भी काम अपना बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में इतना ही था। उसके बाद हम लोग चलने वाले, हमारा 21 मिनट का वीडियो हो गया, तो जल्दी देखने तक बढ़ते हैं। उसके बाद में रदरफोर्ड मॉडल, ये तो हो गया रदरफोर्ड का, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल क्या है भाई, थॉमसन ने सबसे पहले भाई एटम कैसा होगा, एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे पहले जो है मॉडल आया था 1903 में, थॉमसन का मॉडल। इन्होंने बताया कि भाई कोई भी जो एटम होता है वो स्फेरिकल होता है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी तो हो ही चुकी थी, तो अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होते हैं, उसके लिए सब लोग बताएंगे भाई ये एटम यहाँ, मतलब कोई भी एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे लगा होगा, प्रोटॉन ऐसे होगा, न्यूट्रॉन ऐसे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सब चीज़ें चल रही थी। अच्छा, तो इन्होंने क्या बताया कि भाई हम लोगों के पास जो एटम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड मतलब गड़े होते हैं, धंसे होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, जबकि इनके चारों तरफ कुछ ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट होता है। तो इन्होंने ये कहा कि ये जो ऐसे ऐसे जो चीज़ें हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन, और ये वाला जो होता है ये होता है न्यूट्रॉन, क्योंकि उस टाइम पे न्यूक्लियस नहीं डिस्कवर हुआ था। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी बाद में हुई है। ठीक है, न्यूक्लियस बाद में आया अपना। ठीक है, उसके बाद में उसके बाद में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई है। तो इन्होंने ये बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी एटम में एम्बेडेड रहते हैं, और उनके चारों तरफ जो है न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि इन्होंने अपने मॉडल को एक वाटरमेलन से कंपेयर किया, क्योंकि वाटरमेलन को जब आप काटते हैं तो उसमें से ये जो ऐसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं ये सीड है, तो वाटरमेलन की जो सीड है इसको इन्होंने कंपेयर किया इलेक्ट्रॉन से, जबकि जो रेड रेड पार्ट होता है उसको इन्होंने कंपेयर किया न्यूट्रॉन से। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अपना कंपैरिजन किया, लेकिन इनका मॉडल हो गया फेल, और आगे आ गया दूसरा मॉडल। क्यों इनका मॉडल फेल हुआ, ड्रॉबैक क्या है इनके मॉडल के, इनका ड्रॉबैक सबसे बड़ा यही है कि इन्होंने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, इलेक्ट्रॉन इम्बिडेड हैं और अजर्रा लगे होते हैं। अजर्रा मतलब रैंडमली लगे होते हैं। ठीक है, तो रैंडमली लगे होते हैं, इसीलिए इनका एक ये मॉडल फेल हो गया। दूसरा एम्बेडेड होते हैं। तीसरा जो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन की कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताई कि भाई कितने होते हैं, 8, 10, 15, 20, 25 कितने होते हैं, ये सब कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो ये सब रफली एक मॉडल था जो कि इन्होंने दिया, बकवास था, बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। अच्छा, उसके बाद तो इसके बारे में बस आपको लिखना है, जो कि मैं बता रहा हूँ वही आप अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर आप बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल की, रदरफोर्ड ने इनके मॉडल को थोड़ा बहुत बताया कि भाई तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो चलता फिरता एक पार्टिकल है, वेव नेचर है उसका। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि भाई जो न्यूक्लियस है, क्योंकि इनके पास कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, क्योंकि इन्होंने तुरंत न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी हुई थी, तो इन्होंने कहा ठीक है अब हम तुम्हें बताते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियस कहाँ होता है, एटम में न्यूक्लियस कहाँ होता है, और एटम में न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, हम बताते हैं। तो इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद अपना एटम का स्ट्रक्चर दिया था। इसको ही कहते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग किसी भी एटम में न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है, और बिल्कुल सही बात है, सेंटर में ही होता है। उसके बाद में इन्होंने बताया कि भैया इलेक्ट्रॉन में कुछ सर्कुलर जगह होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, इनको ऑर्बिट बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो इन ऑर्बिट में ही क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। मतलब इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूवेबल पार्टिकल, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये बात बिल्कुल सही बताई इन्होंने, बिल्कुल हम भी इनसे सहमत हैं।
ठीक है। लेकिन इन्होंने एक गलती ये कर दी, इन्होंने ये बताया कि भाई सर्कुलर घूमते घूमते एक टाइम पे जो ये इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बहुत पास चले जाते हैं और एक टाइम पे न्यूक्लियस में गिर जाते हैं। ये गलत बात है भाई। इलेक्ट्रॉन जब गिर जाएगा तो फिर बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा न्यूक्लियस में। क्या बचेगा भाई? प्रोटॉन बचेंगे, फिर एटम काहे का? एटम ही नहीं रह जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तो बात होती है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन सारे एक समय घूमते घूमते जो है न्यूक्लियस में जाकर घुस जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये इन्होंने जो इतनी चर्चा की थी रदरफोर्ड ने, तो वो की थी 1913 के आसपास, ठीक है। न्यूक्लियस के जस्ट बाद ही इन्होंने अपना जो है दिया था। तो ये रदरफोर्ड का जो है एक ओवरव्यू था, न्यूक्लियस के बाद इन्होंने दिया था। सेंटर इन्होंने एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस बता दी थी, और इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करते हैं, एटम में मूव करते हैं, ये भी एक सही बात बताई थी। लेकिन थोड़ी गलती रह गई थी। इनके ड्रॉबैक क्या है? इनके ड्रॉबैक ये हैं कि इन्होंने ये जो सर्कुलर पाथ है ना, इनको आइडेंटिफाई नहीं किया कि भाई इनके नाम क्या है, ठीक है। इनका मूव करने का रीज़न क्या है कि भाई क्यों मूव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस में जाकर के इलेक्ट्रॉन गिर जाएंगे, तो फिर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन जब गिर जाएगा तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन जाकर के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं एटम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये ड्रॉबैक हो गए किसके? ये ड्रॉबैक हो गए रदरफोर्ड के मॉडल के, ठीक है। उसके बाद में रदरफोर्ड के मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए इनके भाई आए, भाई नहीं थे, ठीक है, इनके टाइम के ही एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम है नील बोहर, ठीक है। तो नील बोहर ने क्या बताया कि भाई तुम बात तो सही कह रहे हो, कि मतलब नील बोहर जो थे उन्होंने कहा ठीक है तुम छोटे भाई बात तो सही कह रहे हो, लेकिन जो है बात पूरी नहीं बता पा रहे हो। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस होता है उसमें वो सेंटर में होता है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये बात भी सही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं। मतलब हर एक न्यूक्लियस, हर एक एटम में कुछ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है घूमते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है ना इनमें घूमते हैं, और हर एक इनको इन्होंने नाम दिया था सेल, ठीक है। इन्होंने क्या नाम दिया था? नील बोहर ने बताया कि भाई एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ होते हैं, ये फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट होते रहते हैं। हर एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को सेल बोलते हैं, और इनको हम लोग एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इनको इन्होंने नाम भी दिया था, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, ठीक है। हर एक सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि अजर्रा भरेगा कि भाई पहले वाले में 8 भर के, 20 में 20, 25, 30 कुछ भी हो जाएगा। मतलब सब सिस्टमैटिक वे में चलेगा, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग ये सब जो है सेल्स बोली जाती हैं, और इनको हम लोग एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, और हर एक एनर्जी लेवल्स को नाम दिया गया है, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। यानी पहली वाली सेल के सेल, फिर एल सेल, फिर एम सेल और फिर एन सेल, ठीक है। तो ये सब इनके सेल्स के नाम हैं। अब ये जो के सेल होती है इसमें मैक्सिमम बताया कि भाई इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। सेकंड में 8 आएंगे, फिर 18 आएंगे, इसमें 32 आएंगे। इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ सकते। कम रख सकते हो, ज़्यादा नहीं रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ये जो n होते हैं इसको n इक्वल्स टू 1 नाम दिया गया। जो n यानी कि जो 1 नंबर की सेल है वो k सेल होती है, जो 2 नंबर की सेल है वो l सेल, 3 नंबर की m और 4 नंबर की n सेल होती है, ठीक है। तो हर एक सेल को नाम दिया गया, हर एक सेल के प्रॉपर क्या बताया गया कि भाई कौन सी कहाँ होगी, पहले k, फिर l, फिर m और फिर n। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं। उसके बाद में किसी भी नंबर ऑफ सेल को दे करके इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया जा सकते हैं, उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया 2n², ठीक है। 2n² इज एन फॉर्मूला विच कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल। मान लो उसने कह दिया कि भाई छठी सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो छठी सेल का मतलब ये हो गया 2 × 6 का स्क्वायर, n क्या हो गया 6 हो गया ना, तो 2 × 36 = 72। यानी कि उस वाली सेल में 72 इलेक्ट्रॉन होंगे 6th सेल में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये बहुत बड़ी आइटम का स्ट्रक्चर था। हम भी अच्छा इसमें मतलब बिल्कुल सहमत है इनकी बात से, ठीक है। आप लोगों को भी इनकी बात से सहमत होना चाहिए। बहुत अच्छा मॉडल है जो कि आज भी चल रहा है, और इस पर कोई भी एक्सेप्शन वगैरह नहीं है। एक्सेप्शन नहीं है अभी कह सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो चलता ही है। ये हाइड्रोजन के लिए लेकर था। अच्छा, तो यहाँ 9th क्लास तक हमको इतना पढ़ना है।
एक्सेप्शन तो इसमें है यार अभी, लेकिन अभी तक आप सुकून मान सकते हो थोड़ा बहुत, इसमें एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। क्या बात है, जो एक्सेप्शन है वो भी पढ़ना पड़ता है, नहीं है वो तो पढ़ना ही पड़ता है, जो है वो भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसी को केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने जब सारी डिस्कवरी वगैरह पढ़ ली, तो अब हम लोग चलते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस के ऊपर, और जिनको हमें विद इन कुछ मिनट्स में ही फाइनल करना है। 10 मिनट के अंदर ये सारे क्वेश्चन हटाऊंगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि तुमको क्या करना पड़ेगा कि जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक मतलब कि जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें आप लोगों को एलिमेंट नंबर 1 से लेकर के एलिमेंट नंबर 20 तक की रट्टा मार लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, इस तरीके से याद कर लेना है। तो यहाँ पे आपको 1 से 20 तक याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में हमको पढ़ना है एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या मतलब होता है, द नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन एनी एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर, यानी किसी भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। एंड एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय जेड एंड इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और किसी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या होती है, बराबर होती है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे तभी एटम बोला जाएगा, नहीं तो वो आयन बोला जाएगा, ठीक है। तो what is atomic number, atomic number is a number of the proton present in an atom is called atomic number, it is denoted by z and equal to the number of proton equals to number of electron, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास को ही हम लोग मास नंबर बोलते हैं। एटॉमिक मास का मतलब होता है कि द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम, किसी भी एटम में प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हम सम कर लेते हैं उसको बोलते हैं एटॉमिक मास या मास नंबर, ठीक है। सो इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए एंड इट इज द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम जोड़ देंगे तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आ जाएगा। जैसा कि एटॉमिक नंबर की अगर बात करोगे तो सोडियम जो होता है ना उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। ऐसे ही लिथियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो ये जो डिजिट लिखे होते हैं ना डाउन साइड में, इनको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसके बाद में एटॉमिक मास क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे सोडियम 11 23, यहाँ पे जो कोई एलिमेंट लिखा होता है ना उसके नीचे साइड में जो छोटा डिजिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, छोटे नंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और जो बड़ा डिजिट होता है, नंबर होता है, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। तो यहाँ पे ये क्या है, एटॉमिक मास है, ठीक है, एटॉमिक मास है ये, और ये हमारा एटॉमिक नंबर है, ठीक है। इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है जिसमें कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिखा जाता है, ठीक है। तो एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ कि भाई किसी भी एलिमेंट में, जैसे कोई हमने ले लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल ले लेते हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन 14 एंड 28, ठीक है। ये सिलिकॉन का सिंबल है जिसमें कि एटॉमिक नंबर भी रिप्रेजेंट है और एटॉमिक मास भी रिप्रेजेंट है। अब हमसे क्या कह रहा है कि भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन सिलिकॉन, सिलिकॉन में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन वाला फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास वाला, एटॉमिक मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। एटॉमिक मास आपको दिख रहा है क्या इस वाले सिंबल में, बिल्कुल दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि एटॉमिक मास ये होता है, एटॉमिक मास इज 28। एटॉमिक नंबर दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल दिख रहा है, एटॉमिक नंबर ये होता है, तो एटॉमिक नंबर इज 14। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमको पता नहीं है तो पता चल जाएंगे क्योंकि इस फॉर्मूले में दिया गया है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल्स टू 28 माइनस 14 इक्वल्स टू 14, यानी कि इस वाले सिंबल में 14 मतलब इस वाले एलिमेंट में 14 न्यूट्रॉन्स हैं। तो किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालने का तरीका के लिए फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ए इक्वल्स टू जेड प्लस एन, ठीक है। ओके, काफ़ी देर से वीडियो बना रहा हूँ, सभी बच्चे पूरा देखेंगे, उसके बाद अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक करेंगे, लाइक जरूर करके जाएंगे भाई, जितने भी बच्चे हैं लाइक जरूर करेंगे, पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे, 1 से 2 बार देखेंगे वीडियो को, जितना चाहे उतना देख सकते हैं, ठीक है, कोई टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट।
अच्छा, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है। तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन सेल में सिस्टमेटिकली लगे होते हैं, वो उनका सीक्वेंस जो होता है उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि सोडियम है, जैसे हम हाइड्रोजन से लेकर के चलते हैं, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसमें जो है ना के सेल में, ये के सेल है, ये एल सेल है, फिर एम सेल है, फिर एन सेल है, तो इसकी के सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आ गया, एक से ज़्यादा है ही नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में एच ई में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब इसमें 2 आ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में लिथियम जो होता है उसमें एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि के सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, मैं पहले बता चुका हूँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन आगे सेल में जाएंगे, आगे वाली कौन सी सेल है, एल सेल, तो एल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो 1 चला जाएगा। ऐसे ही बेरिलियम हो जाएगा, तो बेरिलियम में 4 होता है, तो यहाँ 2 और 2 बचेंगे, आगे चले जाएंगे। ऐसे ही बोरान होता है, बोरान में 5 होते हैं, तो 2 यहाँ और 3 आगे चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे कार्बन होता है, कार्बन में 6 2 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 7 2 5 हो जाएगा। ऑक्सीजन 8 होता है, तो यहाँ पे 2 और 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एटम में फिल होते हैं। आगे भी देख लेते हैं। फ्लोरीन में 9 होता है, तो यहाँ पे 2 और 7 हो जाएगा। उसके बाद में नियॉन होता है, तो नियॉन में 10 होता है, ये 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम आ जाएगा, सोडियम 11 2 8 1 हो जाएगा। मैग्नीशियम होता है 12 2 8 2 हो जाएगा। एल्यूमिनियम होता है 13 2 8 3 हो जाएगा। सिलिकॉन होता है 14 2 8 4 हो जाएगा। फास्फोरस 15 2 8 5 हो जाएगा। सल्फर 16 2 8 6 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा बहुत जगह बची हुई है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सल्फर के बाद क्लोरीन होता है, क्लोरीन में 17 2 8 7 18 आर्गन, ठीक है 2 8 8। पोटेशियम 19 कैल्शियम 20, ठीक है। तो यहाँ पे 2 8 8 1 करना है, ना कि 9 करना है, क्योंकि बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कमी नहीं होंगे। उसके बाद में 2 8 8 एंड 2 करना है, ठीक है। ये 2 8 8 1 क्यों हुआ, 2 8 8 1 क्यों हुआ, 8 8 1 क्यों हुआ है, 2 8 9 क्यों नहीं किया, क्योंकि बैलेंस सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं रखेंगे, बिकॉज इट इज़ कंपेरेबल टू द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिनके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें जो है ऐसा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो नेक्स्ट है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, उसके बाद बैलेंसी आती है। अब बैलेंसी क्या होती है मैं आपको बता दे रहा हूँ। बैलेंसी का मतलब होता है कि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसकी जो बैलेंस सेल, बैलेंस सेल का मतलब सबसे बाहर की सेल, सबसे लास्ट में जब इलेक्ट्रॉन भरता है जिस सेल में, उसको कहते हैं बैलेंस सेल। तो बैलेंस सेल यानी आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस सेल क्या होती है, किसी एटम की सबसे आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड बैलेंस सेल। बैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दीज आर कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग बैलेंसी बोलते हैं। बैलेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम, यानी कोई एटम कितने बॉन्ड बना सकता है। जैसे ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना सकता है। हमारी बैलेंसी 0 है तो हम 0 बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन की बैलेंसी 4 आ रही है, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। अब यहाँ तक बैलेंसी जब तक 4 रहती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 रहते हैं, तब तक तो बैलेंसी उतनी रहती है। लेकिन जैसे ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 से ज़्यादा हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, उनकी बैलेंसी को 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन करके कैलकुलेट करेंगे। जैसे नाइट्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 5, तो यहाँ पे जो वैलेंसी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3, यानी कि ये 3 बॉन्ड बनाएगा, ना कि 5 बनाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन में वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो वैलेंसी निकालने के लिए जब भी एलिमेंट में वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो जाएंगे तो 8 से माइनस करके निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद कोवैलेंसी नाम की एक चीज़ होती है।
कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है? कोवैलेंसी का मतलब होता है, जैसे बैलेंसी हम लोगों ने कह दिया कि भाई एटम की फ्री स्टेट में कोई एटम है उसकी वैलेंसी बोली जाती है, लेकिन जब कोई एटम किसी कोई कंपाउंड बना लेता है तो उस टाइम पे, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से मिलके एक NH3 बना लिया, ये PH3 है और PCl5 है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या कर रहा है, 3 हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फास्फोरस 3 हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे फास्फोरस 5 से जुड़ रहा है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि नाइट्रोजन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे बैलेंसी कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे बैलेंसी नहीं कहेंगे, यहाँ पे कोवैलेंसी कहेंगे। कोवैलेंसी मतलब जब कंबाइंड स्टेट में कोई एटम होता है तो उसको कोवैलेंसी बोलते हैं, और जब फ्री स्टेट में होता है तो वो बोलते हैं भाई बैलेंसी, नॉर्मल बैलेंसी कितनी है। तो यहाँ पे हम बैलेंसी ना बोल करके नाइट्रोजन को कोवैलेंसी बोलेंगे, यहाँ पे फास्फोरस की बैलेंसी ना बोल के कोवैलेंसी बोलेंगे। कोवैलेंसी कितनी है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे फास्फोरस को देखेंगे, यहाँ पे फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है, 5 क्लोरीन से जुड़ा है, 5 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे फास्फोरस की बैलेंसी 5 है, लेकिन इसको यहाँ क्या बोलेंगे, कोवैलेंसी बोलेंगे, ठीक है। तो कोवैलेंसी किसी कंपाउंड में बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ, उसके बाद में आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होता है कि जब किसी एटम के ऊपर या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, तो उस चार्ज स्पीसीज के ऊपर जितना चार्ज होता है वो उतना ही बॉन्ड बना सकता है, तो उसकी बैलेंसी को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी बोल देते हैं। मतलब जब किसी एटम के ऊपर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है तो वो उतने ही बॉन्ड बना सकता है, उस टाइम पे बैलेंसी को इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। यानी कि आयंस की जो बैलेंसी होती है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे 2 चार्ज है तो ये 2 बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे बैलेंसी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। यहाँ पे क्लोरीन, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। अब प्लस का है माइनस का इससे मतलब नहीं है, बस क्वांटिटी कितनी है। जैसे यहाँ मैग्नीशियम है, प्लस है, लेकिन बॉन्ड कितने बनाएगा, 2 बनाएगा, क्योंकि प्लस का 2 है, ठीक है। माइनस का 2 होता तब भी 2 बनाएगा, ठीक है। मन की बात है सबकी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बैलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंसी पता चल गया। उसके बाद में हम लोग चलते हैं आइसोटोप्स। हम लोगों का लास्ट टॉपिक होने वाला है आइसोटोप एंड रेडियोएक्टिव आइसोटोप, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स एंड आइसोबार, ठीक है। आइसोटोप का मतलब क्या होता है कि जब कोई आपके पास एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, यानी कि एटॉमिक नंबर अगर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट, ठीक है। अगर एटॉमिक मास डिफरेंट है तो उनको हम लोग आइसोटोप बोलते हैं, आइसोटोप, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, ठीक है, 1H2, 1H3, इसको हम लोग प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम, इसको ट्राइटियम बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ऐसा जो कार्बन होता है, कार्बन 6 भी होता है, कार्बन 612, कार्बन 613 भी होता है, और कार्बन 14 भी होता है। इसमें कार्बन के भी 3 एलोट्रॉप होते हैं। ऐसे जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन में 35 भी होता है और क्लोरीन में 37 भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों, ये एलिमेंट्स में हम देख रहे हैं कि भाई इन सभी में एटॉमिक नंबर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, लेकिन मास डिफरेंट हो रहा है। तो एटॉमिक नंबर जिनका सेम होता है, एटॉमिक मास जिनका डिफरेंट होता है, उनको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। बस हो गई डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स लिख देना है। उसके बाद में कई सारे और भी एलिमेंट्स के होते हैं, यूरेनियम के होते हैं, आर्गन के होते हैं, कई सारे होते हैं। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर चेंज होगा लेकिन एटॉमिक मास सेम होगा, एटॉमिक मास जो है वो सेम होगा, तुम उनको हम लोग बोलते हैं आइसोबार, ठीक है। आइसोटोप ना बोल करके हम लोग उनको क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। सो आइसोबार आर दोज स्पीसीज व्हिच हैविंग द सेम एटॉमिक मास बट दे हैविंग द डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सो दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स, ठीक है। आइसोबार्स की एग्जांपल अगर बात करोगे तो आर्गन ले सकते हो, आर्गन 1840 एंड कैल्शियम 2040। तो यहाँ पे एटॉमिक मास सेम आ रहा है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट आ रहा है, तो ऐसी स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स, ठीक है।
उसके बाद में हम लोगों का जो नेक्स्ट है आइसोटोप, कौन से वाले, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव आइसोटोप का मतलब ये होता है कि भाई ऐसे आइसोटोप जिनकी सरफेस से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के एग्जांपल अगर बात करोगे तो कोबाल्ट 2760 जो होता है ये एक आइसोटोप है। आइसोटोप का मतलब समझ गए होगा क्या क्या होता है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी सरफेस से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, तो ऐसे आइसोटोप्स को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। और ये आइसोटोप्स जो होते हैं वो आपकी कीमोथेरेपी में यूज होता है। कीमोथेरेपी मतलब जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट में या फिर गोइटर में या फिर ट्यूमर के ट्रीटमेंट में, तो इन सभी जो मेडिसिनल पर्पस के तौर पे इन सभी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कोबाल्ट वाला ये आपका ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ऐसे आइसोटोप एक आयोडीन का होता है वो गोइटर में यूज़ होता है। ठीक है, रेडियम का आइसोटोप भी यूज़ होता है, वो भी उसमें यूज़ होता है, बोलते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते क्या है कि दोज आइसोटोप्स विच एमिट द अल्फा बीटा एंड गामा रेडियो एक्टिव रेज फ्रॉम इनसाइड ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, so these are actually known as radioactive isotopes and example cobalt 2760, uranium 92 to 35 237 ये सारे होगा। ठीक है, तो ये उसके बाद में कार्बन 16, कार्बन 6, कार्बन 14 ये भी यूज होता है। उसके बाद 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 237। ठीक है, तो ये आइसोटोप्स होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बोले जाते हैं। तो इसी के साथ ही हम लोगों का जो ये लेक्चर था 9th क्लास का वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। 46 मिनट का वीडियो हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो में बहुत मेहनत लगी हुई है। तो जितने भी बच्चे हैं वो सारी वीडियो पूरा देखेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, पड़ोसी के साथ करेंगे, गली मोहल्ले में जितने उन सबको शेयर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। और ख़ास तौर से शेयर तो कर देना है, अपना जरूर देख लेना कि भाई तुमने सब्सक्राइब किया नहीं किया है। ठीक है, तो आपके चैनल में सब्सक्राइब होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ही बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।